हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार पर स्वागत है। तो आज हम केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। जिन जिन लोगों को अपने बच्चों के एडमिशन केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका में करवाना है तो वो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका एडमिशन को लेकर छोटी जानकारी मैं दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली सभी जानकारी आपको मिल सके। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में करवाना चाहते हैं, आपके बच्चे की उम्र बाल वाटिका के बराबर हो गई है और आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बाल वाटिका में एडमिशन ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। बाल वाटिका का एडमिशन ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। बाल वाटिका की उम्र क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैटेगरी प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होगी या नहीं, और होगी तो कैसे होगी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कैसे लागू होता है। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, रिजर्वेशन अलग होता है, प्रायोरिटी कैटेगरी अलग होती है। केंद्रीय विद्यालय में ये दोनों चीजें लागू होती हैं। हम आपको दोनों चीज के बारे में बताएंगे और आपको दोनों चीज समझाएंगे। रिजर्वेशन कैसे लागू होता है और प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है। नेक्स्ट है आरटीई कोटा। क्या बाल वाटिका में आरटीई कोटा लागू होता है। नेक्स्ट है बाल वाटिका में फीस कितनी होती है और ड्रेस लागू है या नहीं, इसको भी हम बताएंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर बताएंगे कि बाल वाटिका के एडमिशन इस बार ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो इस बार बाल वाटिका के एडमिशन दो टाइप से हो सकते हैं। नंबर 1 ऑफलाइन एडमिशन। ऐसे 49 केवी जिसमें बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन हो रहे हैं, उनमें क्लास 2 एंड एबव के साथ बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन होंगे। यानी जो तीसरे साल पिछले साल से भी पिछले साल 49 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चालू हुए थे, वहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन हो रहे हैं। पिछले साल भी हुए थे और तीनों क्लासों के लिए हुए थे, यानी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। ये एडमिशन अपर क्लास के एडमिशन के साथ होते हैं। जो क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th के एडमिशन होते हैं उसके साथ होते हैं। क्लास 1 के एडमिशन के बाद होते हैं। इस बार चांस पूरे हैं कि इस बार भी उसी तरीके से एडमिशन होंगे, यानी एडमिशन क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 के साथ होंगे। क्लास फर्स्ट के एडमिशन के बाद होंगे और ये ऑफलाइन मोड में ही होंगे। ऐसे 49 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका और क्लास 2 एंड एबव के एडमिशन अप्रैल में हो सकते हैं। ये एडमिशन ऑफलाइन मोड में ही होंगे। नेक्स्ट है बाल वाटिका 3 ऑनलाइन एडमिशन। ऐसे 450 केंद्रीय विद्यालय हैं जिसमें पिछले सत्र में बाल वाटिका के ऑनलाइन एडमिशन हुए थे। इस सत्र में भी बाल वाटिका 3 में ऑनलाइन एडमिशन ही होगा। पिछले सत्र में जुलाई में ऑनलाइन एडमिशन हुए थे और ये एडमिशन केवल बाल वाटिका 3 के लिए हुए थे। अब आप लोगों को पता होगा ये एडमिशन केवल बाल वाटिका 3 के लिए हुए थे। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के लिए नहीं हुए थे। ऐसे 450 के भी जिनमें पिछले सत्र में बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन हुए थे, इस सत्र में भी बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन ही होंगे। इस बार बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन सभी केबी में हो सकते हैं। बाल वाटिका 3 के एडमिशन ऑनलाइन मोड में ही होंगे। इस बार बाल वाटिका के ऑनलाइन एडमिशन सभी केंद्रीय विद्यालय में होंगे। केबीएस के डिप्टी कमिश्नर एकेडमिक ने सभी केबी को इसकी सूचना दे दी है। उम्र सीमा बाल वाटिका एडमिशन के लिए बाल वाटिका 1 के लिए
3 साल से 4 साल के बीच होनी चाहिए, यानी 3 साल से अधिक और 4 साल से कम होनी चाहिए। बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 साल के बीच होनी चाहिए, यानी 4 साल से अधिक और 5 साल से कम होनी चाहिए। बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए, यानी 5 साल से अधिक हो और 6 साल से कम होनी चाहिए। और ये उम्र 31 मार्च 2024 को काउंट की जाएगी। 1 अप्रैल को जन्मे बच्चे भी काउंट होते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? अगर आप बाल वाटिका में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे का क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे का जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है, नंबर 1 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 2 बच्चे का कलर पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। नंबर 3 बच्चे का पते का प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। नंबर 4 बच्चे का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 5 सर्विस प्रमाण पत्र सर्विस सर्टिफिकेट बच्चे के माता पिता का होना चाहिए। नंबर 6 स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट बच्चे के माता पिता का होना चाहिए। नंबर 7 कमजोर आय गरीबी रेखा प्रमाण पत्र यानी EWS BPL सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 8 वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID होनी चाहिए। वैलिड का मतलब ये होता है कि वर्किंग में होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। नंबर 9 दूरी का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। नंबर 10 बच्चे का PWD ब्लड ग्रुप आधार कार्ड भी होना चाहिए। बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रायोरिटी कैटेगरी इन KB। अब केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि आरक्षण यानी रिजर्वेशन और प्रायोरिटी कैटेगरी भी लागू होती है। केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन में रिजर्वेशन और प्रायोरिटी कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है, इसलिए सभी प्रायोरिटी कैटेगरी की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जब वो फॉर्म भरें तो उसके बच्चे का एडमिशन हो सके। अगर आपको पहले से प्रायोरिटी मालूम होगी तो पता रहेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन होने की कितने चांस हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी के केंद्रीय विद्यालय में लागू कैसे होती है और क्या होती है। प्रायोरिटी कैटेगरी जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। केंद्रीय विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला केंद्रीय विद्यालय है वो सिविल और डिफेंस सेक्टर का है। जो दूसरा केंद्रीय विद्यालय है वो KB अंडर पब्लिक सेक्टर एंड प्रोजेक्ट का है। तो इन दोनों में अलग अलग प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है। मैं इसका प्रकार बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि KB अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में प्रायोरिटी कैटेगरी लागू कैसे होती है। KB अंडर सिविल एंड डिफेंस में जो कैटेगरी 1 में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे होते हैं। कैटेगरी 2 केंद्रीय PSU के कर्मचारियों के बच्चे जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक, KB में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 3 राज्य कर्मचारी जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग आदि विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 4 राज्य PSUs के कर्मचारियों के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 5 उपरोक्त सभी कैटेगरी को छोड़कर अन्य सभी वर्ग यानी जो बचेगा वो कैटेगरी 5 माना जाएगा। इसमें ये होता है कि पहले कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 को ऐसे चांस रहते हैं। इसके साथ साथ रिजर्वेशन भी चलता रहता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। अब हम देख लेते हैं कि दूसरे KB में प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है। यहाँ कैटेगरी 1 में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड IHL PSU कर्मचारियों के बच्चे जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM, NTPC आदि के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी। मान लीजिएगा जो केंद्रीय विद्यालय IIT, NIT, IIM, NTPC में हैं उनमें
कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे को प्रथम वरीयता मिलेगी। नेक्स्ट सेम रहता है, जैसे कैटेगरी 1 वो कैटेगरी 2 हो जाएगी, कैटेगरी 2 वो कैटेगरी 3 हो जाएगी, कैटेगरी 3 वो कैटेगरी 4 हो जाएगी, कैटेगरी 4 है वो कैटेगरी 5 हो जाएगी, कैटेगरी 5 है वो कैटेगरी 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कैटेगरी बढ़ गई है। यह है कि प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसी के थ्रू ज्यादातर एडमिशन होते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। जैसा कि मैं बता रहा था कि रिजर्वेशन इसी के साथ साथ चलते रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कितना होता है ये देख लीजिएगा। SC के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC NCL के लिए 27%, PWD के लिए 3% और RTE के लिए 25%। यहाँ एक चीज ध्यान देने लायक है कि बाल वाटिका में सिंगल गर्ल्स चाइल्ड का कोटा लागू नहीं होता है, इसलिए ये नहीं बताएंगे। मान लीजिए SC की सीट भरनी है तो सबसे पहले कैटेगरी 1 में से यानी कैटेगरी फर्स्ट में कितने SC के बच्चे हैं वो लिए जाएंगे, फिर कैटेगरी 2 में कितने SC के बच्चे हैं वो लिए जाएंगे, फिर कैटेगरी 3, 4, 5 से लिए जाएंगे। इसी तरीके से SC की सीटें भरी जाएंगी, इसी तरीके से सभी सीटें भरी जाएंगी, इसी तरह से सभी कैटेगरी से बच्चे लेते रहेंगे जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं। अपनी कास्ट कैटेगरी कैसे चुने? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अपनी कास्ट कैटेगरी कैसे चुने। मान लीजिए SC हैं, BPL भी हैं, कैटेगरी फर्स्ट सेकंड में भी आते हैं, वो सरकारी नौकरी में भी हैं, तो उनको ये चुनने में बड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी वो अपनी कुछ कैटेगरी छोड़ देते हैं जिससे उन्हें कम लाभ मिल पाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है, जो भी आपकी सर्विस कैटेगरी है, प्रायोरिटी कैटेगरी है, या आप BPL में आते हैं, या आपकी डिस्टेंस जो है अगर वो शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम है तो उसे भी चुनेंगे। मतलब जो भी लागू होती है वो सभी चुनेंगे। अपनी कास्ट SC ST जरूर चुनें, इससे आरक्षण एवं RTE दोनों में लाभ मिलेगा। अगर आप इस किसी में से भी आते हैं इसे आप जरूर चुनें। इससे क्या होगा यह जानना भी जरूरी है कि RTE कोटा के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप वंचित समूह SC ST OBC NCL PWD अनाथ HIV या कमजोर वर्ग जैसे EWS BPL जैसा कि RTE एक्ट 2009 यानी 2009 में उल्लेखित है आदि में आते हैं, और मतलब आप इन कैटेगरी में आते हैं और आपका घर शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियस दूरी में आता हो। माने कि आपके घर से स्कूल की दूरी सीधी दूरी 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। RT कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। अगर आप RTE कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट देख लीजिए। वंचित समूह प्रमाण पत्र, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट जैसे OBC NCL ST SC PWD आदि, यानी आपके पास वंचित समूह का प्रमाण पत्र होना चाहिए। OBC NCL का प्रमाण पत्र, SC ST का प्रमाण पत्र या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जैसा आपके ऊपर लागू होता हो। कमजोर आय का प्रमाण पत्र, लो इनकम सर्टिफिकेट जैसे EWS या BPL का प्रमाण पत्र। अगर आप कमजोर वर्ग में आते हैं तो EWS या BPL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ आय प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है। दूरी का स्वघोषणा पत्र, डिस्टेंस सर्टिफिकेट, आपको ये घोषणा भी करनी पड़ेगी कि शहरी क्षेत्र में आपका घर 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम दूरी पर स्कूल से है। अगर आप इतनी तैयारी कर लीजिए और आप इस समूह में आते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन RT कोटा के तहत हो सकता है। और अगर आप कैटेगरी 5 से हैं तो आपको RTE कोटा के लिए सजग रहने की जरूरत है। अब हम बाल वाटिका के लिए फीस और ड्रेस के बारे में भी बता देते हैं।
बाल वाटिका में एडमिशन फीस 25 रुपये लगती है और फीस BBN फीस 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये प्रति माह लगती है। बाल वाटिका में कोई भी ड्रेस लागू नहीं होती है। तो बाल वाटिका के संबंध में यह जानकारी थी जिससे आपको देना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में KVS की नई जानकारी के साथ।